नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है। प्रश्न है, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। दूसरा है लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। तीसरा है एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। चौथा है निर्धन व्यक्तियों को उपदानों यानी सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। चुनावी बांड योजना असंवैधानिक करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने की रद्द केंद्र सरकार की यह योजना। कहा, सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है यह योजना। और एसबीआई को चुनावी बांड के सभी विवरण 6 मार्च तक चुनावी आयोग को उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग को एसबीआई से विवरण मिलने के बाद 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट करना होगा सार्वजनिक। चुनाव के काले धन का वाड़ को पैमाने पर उपयोग रोकने के लिए मोदी सरकार ने यह योजना 2018 में शुरू की थी। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के फंडिंग पैटर्न पर इस ऐतिहासिक फैसले का पड़ेगा बड़ा असर। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद उठाए जाएंगे उचित कदम। अभी आप लोग सोच रहे हैं चुनावी बांड योजना है क्या, इसका निर्माण क्यों हुआ था। चलिए देखते हैं यह क्या है। चुनावी बांड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ उन्होंने यह निर्णय दिया कि इसका यूज नहीं करना चाहिए। अभी आप सोच रहे हैं कि इसका उपयोग क्यों हो रहा था, इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा था। तो बता दें, इसका इस्तेमाल अगर आपका मन है, आपके पास पैसा है, आप चाहते हैं कोई पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, रजत हो या बिहार की अन्य कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आपको उसको फंड देना है। किसी को बताना ही नहीं है कि आप फंड आप देना चाहते हैं और ना किसी को यह पता लगे। तो उसके लिए चुनावी बांड का निर्माण हुआ था। उसी को पता नहीं चले, इसीलिए चुनावी बांड था। इसका निर्माण राजनीतिक दल को फंडिंग का गुमनाम करने के लिए, छिपाने के लिए इसका निर्माण हुआ था। मतलब है कि आप फंड तो दो पर किसी को पता ना चले और उस पार्टी को पता चल जाए पर आपको पता ना चले। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ तो संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया कि आपके पास सूचना का अधिकार है और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि सूचना आपको नहीं मिलेगी, जो ये सूचना है वो आपको नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह उल्लंघन है अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 1(1) का, अनुच्छेद 19(a)(1) का। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 19(1) में कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में है, इसका उल्लंघन नहीं होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार कर दिया है। और ये जो चुनावी बांड होता है इसे एसबीआई के अंदर मिलता है, एसबीआई के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। कतर में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर मोदी ने थानी को कहा धन्यवाद। भारतीय नौसेना के 8 प्रमुख अधिकारियों को हाल ही में कतर ने किया रिहा। ऊर्जा, निवेश, आर्थिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर हुई चर्चा। मोदी ने थानी को भारत आने का निमंत्रण दिया। देर रात पीएम दिल्ली लौटे। आपको याद है अभी हाल ही में 2 दिवसीय के दौरे पे गए थे ना दुबई, उसी को लेकर चर्चा हुई है। और अभी हाल ही में कतर में जो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को फांसी की सजा दी गई थी, उन्हें कम करके 25 वर्ष की कैद की सजा दी थी, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया है। उसी पे लेकर चर्चाएं हुई। तो उसी के लिए पीएम मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। अब यहाँ देख रहे हैं किसान से का जो चल रहा है दंगा इस समय दिल्ली और पंजाब, झारखंड में, तो उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हंगामे के बीच एलजी ने पढ़ा अभिसरण, 26 मिनट में
26 मिनट के अवसर में 10 बार रुकना पड़ा विपक्ष के 7 सदस्य मार्शल आउट। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार को हंगामे के साथ हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपना अभिभाषण के विपक्ष के सदस्यों की ओर से किए हंगामे के बीच पढ़ा। हंगामे के कारण एलजी ने अपना अभिभाषण 10 बार रोकना पड़ा, जबकि 26 मिनट में 13 बार व्यवधान उत्पन्न किया गया विपक्ष के दल से। विपक्षी सदस्यों का अभिभाषण के दौरान जब बार बार आप सरकार के दावों पर सवाल किए गए तो विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने एक के बाद एक विपक्ष के 7 सदस्यों को मार्शल के जरिए संसद के बाहर करवा दिया। और आपको याद है, एलजी ने अपने अभिसरण में 1 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के सहित आप सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अब देख रहे हैं जो बजट सरकार आ रही है तो उसमें पूर्व बजट तो आ नहीं रहा है, अंतिम बजट चल रहा है ना, इसीलिए जो सरकार द्वारा किए गए योजनाओं का है उसी को उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा, उन्हें थोड़ी बहुत फंड दिया जाएगा। लेकिन जब चुनाव सरकार बन जाएगी, दूसरी लोकसभा चुनाव के बाद जब पूर्ण सरकार आ जाएगी, सरकार कोई आ जाएगी तो पूर्व बजट पेश किया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने से रोक रहे अधिकारी, दिल्ली सरकार। मंत्री का आरोप, शहरी विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रस्ताव कैबिनेट में रखने को किया मना। बढ़ते हुए पानी बिल के समाधान के लिए दिल्ली सरकार की ओर से घोषित वन टाइम सेटलमेंट योजना बनाई गई थी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए देश को चाहिए 30 लाख करोड़। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की दरकार। पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन में किए गए वादे के लक्ष्यों को हासिल करना चुनौती है। और आपको पता ही होगा कि भी हाल ही में कुछ दिन पहले यह जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी, इसमें कहा गया कि 1 करोड़ परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री में उपलब्ध होगी। इस योजना का यही है। 75,000 करोड़ रुपए इसमें लगेगी, सरकार की ओर से मिलेगा इसको फंड। वित्त मंत्री ने राम मंदिर थीम सहित 3 स्मारक सिक्के जारी किए। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 19वें स्थापना समारोह कार्यक्रम के दौरान 3 सिक्के जारी किए हैं। इसमें से अयोध्या के राम मंदिर के थीम पर आधारित सिक्के के साथ साथ भगवान बुद्ध और एक सींग वाले गैंडे पर आधारित सिक्का शामिल है। तमिलनाडु विधानसभा में एक राष्ट्र और एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु विधानसभा के केंद्र में प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक और प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र की जनगणना के आधार पर 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ साथ परिसीमन को लेकर सीएम ने भी एक और पारित किया है विधेयक। अब आप लोग सोचें, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक समय में और एक ही तारीख पे चुनाव कराया जाए, उसी को लेकर यह कुछ चर्चा चल रही है। और इसकी अध्यक्षता, इसमें एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। अब पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पानी। साहेबपुर कांडी परियोजना का कार्य पूरा 45 वर्ष बाद सपना हो रहा साकार। 25 से बांध में पानी भरना आरंभ होगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब को मिलेगा पानी। सिंधु जल समझौते के अनुसार रावी नदी पे पूरे पानी का हक भारत का होगा। अब आप सोच रहे हैं सिंधु जल समझौता नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक की मध्यस्थता ने की थी। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां यानी ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा और पश्चिमी 3 नदियां जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। यहाँ आप लोगों को अब राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। सोनिया की रायबरेली के मतदाताओं को पार्टी परिवार से नाता बनाए रखने की दिया संदेश। अब आपको पता ही होगा अभी जो ये कांग्रेस की जो पूर्व नेता थी ना, कांग्रेस सांसद की नेता, इन्होंने राज्यसभा में चुनाव लड़ने की बात की, राज्यसभा के सदस्य बनने की बात की है और ये लोकसभा के इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, उसी को लेकर इन पे कुछ चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन कल से 400
पार के लक्ष्य का संधान। अब आप लोग का मैंने चुनाव सुधार का जो टॉपिक था उसे हमने पूरा कर लिया है। अब मैं आप लोग से अगर अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो हम एक टॉपिक और है जो आप लोग को परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग सोचे तो डेली डेली मतलब कि चाहे तो 5 या तो 10 जो कंट्री है तो उनके मतलब उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग की क्या राय है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम यह सीरीज़ शुरू करेंगे जो राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोगों का संपादकीय पात्र है। आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एंड प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। ये आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप लोग किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको मेंस राइटिंग के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। कई समस्याओं का समाधान हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन से जहां हम न केवल स्वच्छ हवा सुनिश्चित कर पाए बल्कि तेल आयात के खर्च को बचाकर आर्थिक को भी एक बड़ा सहारा दे सकेंगे। अब आपको पता ही हो कि दिल्ली ऐसे ऐसे मतलब ऐसा राज्य है कि जहाँ प्रदूषण के लिए मतलब कोविड-19 से ज़्यादा मतलब 4 गुना ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है प्रदूषण के कारण। उसी को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं, सुधार के लिए हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को सांस लेने में अच्छी थोड़ा हवा मिल सके, स्वच्छ हवा मिल सके। सुनिश्चित हो भर्ती में पारदर्शी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार मेले के तहत हाल ही में 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। केंद्र सरकार नई नौकरियां देने को प्राथमिकता से बढ़ावा देने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेज करने और उसे अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर ध्यान दे रही है। वैसे इस संबंध में कई और चुनौतियां भी सामने आ रही जिनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम भी बढ़ाना चाहिए। मंदी की चपेट में जापान अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंची। जनसंख्या में गिरावट और उत्पादकता में प्रतिस्पर्धात्मक में कमी विकास दर में कमजोरी की प्रमुख वजह। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 2023 की दूसरी छमाही में मंदी की चपेट, पीएम सुनक की बढ़ सकती है मुश्किल। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, इसे आप लोग पढ़िए अगर इंटरेस्ट हो, क्योंकि देखते हैं कि इस समय पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है। अब एक साइड गाजा और इसराइल का जो संघर्ष चल रहा है, दूसरी साइड यूक्रेन और रूस का, तो देखते रहिए उसे भी। पाक में शहबाज पीएम व जरदारी बन सकते हैं राष्ट्रपति। पीएमएल और एन और पीपी के बीच सरकार बनने के फार्मूले पर बन गई है सहमति। अब देख रहे हैं 8 फरवरी को हुआ चुनाव ना, उसी पे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने अमेरिकी समकक्ष संघ की उच्च स्तरीय वार्ता। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अपने अमेरिकी समकक्ष रैंडी जॉर्ज और अन्य सेना अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान द्विपक्षीय महत्व के मुद्दा पर चर्चा के साथ वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई है। वे आप लोगों को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इस समय देख रहे हैं इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें भारत ने पहले टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जिससे भी आप लोग देखते रहिए जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो, कि मतलब कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो उसे आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। 3000 वर्ष पुरानी कब्र में राजा तूतनखामेन का ताबूत मिला। 1923 में आज ही के दिन मिस्र के राजा तूतनखामेन का ताबूत खोजा गया था। ब्रिटेन के पुरातत्व हार्वर्ड कार्टर ने 22 नवंबर 1922 में कब्र में प्रवेश किया जो 3000 से अधिक वर्ष पुरानी थी। अंदर 4 कमरे थे। आखिरी कक्ष खोलने पर उन्हें राजा तातून खान का सुनहरा ताबूत मिला है। 10 में से 1 गर्भवती में होता है लॉन्ग कोविड। अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ यूथ हेल्थ के शोधकर्ता ने किया अध्ययन। 46 अमेरिकी राज्य और वाशिंगटन के गर्भवतियों के एक समूह पर हुआ है यह शोध अमेरिका में चल रही सोसाइटी फॉर फीटल मेडिसिन की वार्षिक मीटिंग द प्रेगनेंसी में प्रस्तुत किया जाएगा यह रिपोर्ट।
और आपको कहते हैं गैर गर्भवती महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं के लंग कोविड में दर कम होती है, कोविड दर की कम होती है। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसको हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, यानी ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। तो चलिए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक डिजिटल और वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई द्वारा भारतवर्ष 2016 में विकसित किया गया था। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यूपीआई तत्काल भुगतान सेवा बुनियादी अवसंरचना पर बनाया गया है और उपयोगकर्ताओं को भी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। यूपीआई कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध और फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक मोबाइल एप्लीकेशन में विकास करने की अनुमति देता है। यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाले देशों की अगर बात करें तो फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल शामिल है। और अभी हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में यह शुरू किया गया है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।